प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम रिवीजन की बात करते हुए एटम मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियाई इस टॉपिक की बात करते हैं। बोर्ड के अनुसार ये पूरा टॉपिक 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए है और सबसे अच्छी बात यह है इन टॉपिक्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आप अधिकांश जानते हो। आइए पहले बात करते हैं बोर्ड ने क्या क्या बता रखा है। आपके सामने आप देख सकते हैं, ये बोर्ड ने बताया चैप्टर 12 एटम्स में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल, एनर्जी लेवल्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और न्यूक्लियाई में उसने बताया है कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा, प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। उसके बाद मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर से कैसे बदलता है, फिजन और फ्यूजन। ये हमारे पास दिया हुआ है टर्म बोर्ड से। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड का यह मॉडल बेसिकली गीगर मार्सडन का एक्सपेरिमेंट था। इसने क्या बताया, आपको ध्यान होगा कि बहुत सी रेज आई, बहुत कुछ मुड़ी और बहुत कम मुड़ी और बहुत ही कम वापस आ गई। तो इसने क्या बताया, कोर ऑफ एटम मैसिव है, न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, साइज बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस का, बाकी एटम खाली होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही है जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, क्योंकि अलग में आपको पूरा एटम न्यूट्रल करना है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमता है। अब यहां पर जो परेशानी, लास्ट स्टेप पर परेशानी आई, जिसके कारण बोहर का मॉडल आया। लास्ट स्टेप पे उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन वहां रहता है जैसे अर्थ घूमती है, तो सवाल यह है कि धीरे धीरे अर्थ की तरफ भागकर क्यों नहीं आ जाता, पहली बात। दूसरा, एक रेडियस फिक्स है तो बहुत से शेल्स है, वो कहां कहां रहते हैं। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम यहां पर आई और स्पेक्ट्रम में आने वाली लाइनों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोहर ने अगला मॉडल दिया। बोहर के मॉडल में एक वही फर्क आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है और अगर एक ऑर्बिट से दूसरे में वो जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। देखिए, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट तो पहले वाला बिल्कुल वही था, मैसिव कोर है, न्यूक्लियस, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्वांटम कंडीशन में इसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन कम से कम जिन ऑर्बिट्स में घूमेगा उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π माने H/2π का मल्टीपल होना चाहिए। कहां घूमेगा इस पर रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। फिर इसने कहा ये स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। और आखिर में इसने जो बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, अगर एटम किसी वजह से अपने एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जाएगा तो ये उसकी एनर्जी के बराबर एनर्जी लेगा या छोड़ेगा, एक फिक्स एनर्जी के बराबर लेगा। ये बोहर के मॉडल में फर्क आया। तो दो फर्क आए बोहर के मॉडल में। पहला, इसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन एक गिवन अमाउंट ऑफ रेडियस जो होगा उसी में चलेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम। दूसरा, एक से दूसरे में जा तो सकते हैं लेकिन जाने और आने में वो एनर्जी रेडिएट करेगा या लेगा। इसी वजह से स्पेक्ट्रम को इसने सॉल्व कर दिया। अब हमारे सिलेबस में कई बार, वैसे बहुत कम आता है पर फिर भी कई बार, ये एनर्जी निकालना और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रेडियस और वेलोसिटी निकालने को आता है। आइए इसका बेसिक्स पहले समझते हैं। ये देखिए आपके सामने इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और इस इलेक्ट्रॉन पे एटम जो है इस तरह इलेक्ट्रॉन चल रहा है, सर्कल में चलेगा। अब इसमें होना क्या है, हम इसमें बोहर के मॉडल को लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहली बात आई इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो आएगी K(Q1Q2)/r² जो mv²/r के बराबर है। इसमें हमने Z/E किया, Z हमारा एटॉमिक नंबर है, दैट इंटू E हमारे पास वो आएगा, तो उसको हमने लिया। नाउ इसके बाद देखिए एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन में लगाई L=mv(r)NH/2π। अब हमने क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने वेलोसिटी और r को सॉल्व करना है। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में r नहीं आना चाहिए, r के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी नहीं आना चाहिए। आप किसी भी तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका वेलोसिटी इस प्रकार आ जाएगी, वेलोसिटी 2πkZd² NH आ जाएगी।
बाकी सब कांस्टेंट है। आपके काम की सिर्फ दो चीजें हैं, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। z हमारा एटॉमिक नंबर है और n हमारे पास शेल का नंबर है। और रेडियस में आप जो पाएंगे r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। ये दो चीजें आपके काम की, बाकी तो वैल्यू निकालने के लिए। अब वेलोसिटी आपको मिल गई, r आपको मिल गया, तो आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर बाई r होगी, सॉरी हाफ mv स्क्वायर। हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, देखिए v का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल ली, पोटेंशियल मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली लगेगी, देखिए k q1 q2 बाय r। k मेरा इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, Ze मेरा न्यूक्लियस का चार्ज हो गया और साथ में ही अलग E आ गया, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। यहां पर आप देखिएगा बहुत ध्यान से इस डेरिवेशन में, देखिए पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक का डबल आना है और माइनस आना है। ये दो चीजें बड़ी जरूरी है। काइनेटिक से डबल आएगा पोटेंशियल, इसका मतलब नेट एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक के बराबर हो जाएगी और नेगेटिव साइन में आएगा। तो नेट एनर्जी हमने किसकी निकाली, इलेक्ट्रॉन की। ये देखिए यहां पर नेगेटिव साइन क्या बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए जोर लगा के उसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, क्या हम इसके आगे चले? अब आइए, अब हमने क्या करना है, अगले स्तर पर ये करना है स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे पर जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके लिए आपने क्या किया, डेल्टा ई। आपको पता है डेल्टा ई, ई हमारे पास एनर्जी अभी आपने निकाली 13.6 अपॉन n स्क्वायर। एक से निकल के दूसरे में गई, n1 n2 बदल गया, जो एनर्जी आएगी वो h न्यू के बराबर होगी, hc बाय लैम्डा या h न्यू कहिए। तो हमने h न्यू से इक्वल कर दिया, n1 और n2 मैंने ले लिया अलग अलग। आप देखिए n1 n2 कहते मैंने सब कांस्टेंट को बाहर ले लिया और z को मैंने 1 किया, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जिसका z 1 होता है। आइए अब इसकी वैल्यू मैंने पुट की, तो मेरा न्यू क्या आ गया, ये आपके सामने वैल्यू आ गई न्यू की, एक h और नीचे आ गया। अब जो ये वैल्यू आ गई रेडिएशन की, इसको आप दूसरे फॉर्म में एक हमने वेव नंबर डिफाइन किया जो 1 बाय लैम्डा है। हालांकि ये भी ज्यादा नहीं पूछा जाता, आपके काम का जो होगा वो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें इसने बताया न्यू 1 बाय आर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये आर जो आपने 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e 4 बाय सी एच क्यूब किया, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसमें कुछ भी कांस्टेंट के अलावा नहीं है, तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट। इन सब को जोड़ करके मैंने इसमें वैल्यू r की ले ली। क्लियर? अब इसके हम आगे चलेंगे। इसकी वैल्यू 10947900 होती है, इसका नाम रिडबर्ग कांस्टेंट है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपको वैल्यू दी जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, 13.6 अपॉन n स्क्वायर, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? तो अब n ये हाइड्रोजन के एटम की एनर्जी है, n हमारा ग्राउंड लेवल है। अब क्या, जब n एक से दूसरे पे जंप करता है तो क्या होता है, ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन n1 से n2 पे जंप करेगा, माने शुरुआत n पे है, तो हम 1 को बोलेंगे ग्राउंड लेवल, 2 3 4 पे गया तो 2 पर गया तो फर्स्ट लाइमन सीरीज, 3 पर गया सेकंड लाइमन सीरीज, 4 पे गया थर्ड लाइमन सीरीज। ये सब हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। लाइमन सीरीज हमारे पास यूवी रेडिएशन में होती है और इसकी वैल्यू 1216 से 912 आर्मस्ट्रांग के बराबर होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जब 2 से 3 4 5 माने उसका ग्राउंड लेवल 2 है और 3 4 5 पर जंप करा, उसका नाम बाल्मर सीरीज होता है। और ये जो हमारे पास विजिबल रीजन में लाई करता है, इसका 656 से 3646 आर्मस्ट्रांग होता है। तीसरा आप लेंगे, इलेक्ट्रॉन जब 3 से जंप करे तो पैशन सीरीज आती है 4 5 6। आप ये देखिए n1 से n2 एक कदम आगे ही होगा, क्योंकि आपने आगे जंप कर सकते हैं, पीछे नहीं जंप कर सकते। ये इंफ्रारेड में उसकी रेंज ये है। आपको इसके बाद ब्रैकेट वगैरह सीरीज होती है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। इनफैक्ट एग्जाम में आपको लाइमन और बाल्मर ही पूछा जाता है। अब आइए, अब हम बात करते हैं, ये था एटम। अब हम न्यूक्लियस के पेट में घुसने वाले हैं।
मैंने आपको बताया चैप्टर क्या है, रिवीजन पूरा कर रहे हैं इसका, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई। तो मॉलिक्यूल अभी आ रहा है, न्यूक्लियस मॉलिक्यूल का हो गया। अब देखिए न्यूक्लियस क्या होता है आपको मालूम है, जिसके अंदर प्रोटॉन पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखा न्यूक्लियस की अपनी कोई शार्प या वेल डिफाइंड बाउंड्री न्यूक्लियस की नहीं है। अब इसके हम आगे चलते हैं। प्रोटॉन या का जो रेडियस है या न्यूट्रॉन का जो रेडियस लिया जाता है वो हमने लगभग 1.3 फर्मी मीटर लिया जाता है, 10⁻⁻15, राइट। और यही आर नॉट कहलाता है, क्योंकि ये आर नॉट क्या हुआ, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइए, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया किसके, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है जिसका मास नंबर ए है। ए मास नंबर का क्या मतलब हुआ, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके ए हैं। तो वो सारे हम ये मानते हैं सब पूरी तरह से अंदर जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होगा कि ए इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 प्रोटॉन हमने ले लिया या 1 न्यूट्रॉन ले लिया, ये हमारे पास पूरे सिस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैंने वी ए लिखा, मैंने जिसका ए है, ए माने एटॉमिक मास, 4/3 पाई आर क्यूब उसको लिखा, वो किसके बराबर है, ए इंटू वी। वी क्या है, एक प्रोटॉन का न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। अपन ने दोनों को सॉल्व किया तो देखिए 4/3 पाई कट जाएगा हर जगह से, आर क्या आएगा, a⁻1/3 इंटू आर नॉट। इस फॉर्मूले की मदद से आप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में किसी भी चीज का रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, ऐसे नंबर के आएंगे, ऐसा मास नंबर दिया जाएगा जिसका के आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सके। माने 8, 27, 64, 8, 27, 64, इसके ऊपर वो काम करेगा। यहां तक क्लियर हो गया बॉस। अब आगे चलें, ये लीजिए। अब डेंसिटी मुझे निकालनी है मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस की। आई एम टॉकिंग ऑफ न्यूक्लियस, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब ये देखिए मास न्यूक्लियस का क्या होगा, ए इंटू एम, क्योंकि आप मास ऑफ प्रोटॉन का हो या न्यूट्रॉन का हो ये एक ही रहेगा, और ए एटॉमिक मास है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, न्यूक्लियस का। आइए वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये डेंसिटी में मैंने कर दिया एम ए अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, विच इज एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। क्योंकि आर क्यूब आप देखिए क्या आ रहा था, आर क्यूब क्या है मेरा, ए इंटू आर नॉट का क्यूब। तो इसको जब सॉल्व किया आप देखिए डेंसिटी किसी भी जो आई मटेरियल की वो मेरे एटॉमिक नंबर मास, सॉरी एटॉमिक मास पर या नंबर पर किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही। देख सकते हैं आप वो क्या, 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। ये सब कांस्टेंट है क्योंकि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r नॉट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा तो ये वैल्यू 2.29 इंटू 10⁻17 आ जाती है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, आप ये निकाल देंगे। दूसरा प्रश्न इस पर आता है कि आपको पूछेगा कि मान लीजिए वो कहेगा कि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के जिसका एटॉमिक मास मान लीजिए 27 बता दिया, किसी ऐसा एटम ले लिया और बोला इन दोनों के बीच के न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशियो निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए वो 1 ही है। रेडियस की रेशियो 27 का 1/3 होगा क्योंकि 3 गुना हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी हमारी बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली, इसको आपने हमेशा अपने ध्यान में रखना है। आइए आगे चलें। अब मास डिफेक्ट और थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी को हमें समझना है। क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक्चुअल मास न्यूक्लियस का उससे थोड़ा सा कम है, तो हम क्या कहते हैं मास गया कहां, ये मास डिफेक्ट बोलते हैं। और ये डिफेक्ट करता क्या है, इस डिफेक्ट की वजह से आपके पास काइनेटिक वो जो मटेरियल जो नुकसान हो गया वो एनर्जी में टूट जाता है। आपको पता है एनर्जी मास इक्विवेलेंस है, वो यहां इस्तेमाल होती है। मास ऑफ प्रोटॉन Z इंटू एम पी, Z आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, उसको कई बार प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या, A-Z, क्योंकि A हमारे पास एटॉमिक मास है विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन माइनस Z करके Mn कर दिया। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अगर m है तो मेरा ये मास डिफेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मेन न्यूक्लियस से जो उनको जोड़ा और मेन न्यूक्लियस को माइनस कर दिया, तो डेल्टा m आ गया। अब इसके आगे आइंस्टाइन की एनर्जी थी A = mc²,
अब हम इस पर काम करेंगे। अब हम इस पर बात करते हैं कि एक एएमयू के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है। एक एएमयू क्या है, एक प्रोटॉन की एनर्जी विच इज इक्वल टू 1.67 10 की पावर -27, वो हम निकालने वाले हैं। सी क्या होता है आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैंने उसकी वैल्यू ले ली है। अब इधर देखिए ई क्या होगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मास 1.67 10 की पावर -27 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 18, ये किस में आया, जूल्स में। अब इधर देखिए मैंने इस जूल्स को डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए था, अदरवाइज वैल्यू बहुत छोटी आ रही थी। अब इसको ये वैल्यू बहुत बड़ी आ गई, अब तो इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बदलने के लिए हम ये काम करते हैं, डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 और कर दिया। अब ये वैल्यू 931.5 MeV आती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक एएमयू के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालिए, या अगर आपको एग्जाम में कहीं एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस निकालनी है तब इस तरह दे सकेगा। Is it clear? चलिए, this is completing first part of revision atom and molecule and some part of nuclei. For the second part of the nuclei, you will get very shortly the second nuclei. तो हमारे पास लगभग 12-15 मिनट के 2 वीडियोस में आप आराम से पूरा एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियाई आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। All right, gentlemen, thank you and best of luck.